हेलो एंड वेलकम टू ब्रिजबाला एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस एजुकेशनल लेक्चर में बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के सोशल साइंस में ज्योग्राफी चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट को। इस चैप्टर को बच्चों हम दो पार्ट्स में डिस्कस करने वाले हैं। ये इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 2 का लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा बच्चों वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको आपकी क्लास के बाकी सब्जेक्ट्स के प्लेलिस्ट लिंक्स भी मिलेंगे, जहां हमने आपके लिए चैप्टर एक्सप्लेनेशंस और बाकी यूज़फुल कंटेंट अवेलेबल करवा रखा है। तो एक बार वीडियो की डिस्क्रिप्शन को ज़रूर से ज़रूर चेक कीजिएगा। हो सकता है जिन मटेरियल्स को पढ़ने में समझने में आपको प्रॉब्लम आ रही है उसका एक्सप्लेनेशन आपको उन वीडियोस में, उन लिंक्स में मिल जाए। तो चलिए करते हैं शुरू हमारा चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। देखिए, जो भी चीज़ें इस एनवायरनमेंट में अवेलेबल हैं और जिनका इस्तेमाल हम अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए करते हैं, एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी की हेल्प से जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, इकोनॉमिकली फिजिबल यानी इकोनॉमिकली हमें फ़ायदा होता है उनको यूज़ करके, और कल्चरली एक्सेप्टेबल, हमारा कल्चर हमें उन्हें यूज़ करने की परमिशन देता है, ऐसी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? रिसोर्स बोलते हैं। दोबारा बताता हूँ मैं आपको, ऐसी चीज़ें जो हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद हैं, हम अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे पास उनको यूज़ करने लायक टेक्नोलॉजी है, इकोनॉमिकली वो फिजिबल है। इकोनॉमिकली फिजिबल का मतलब उनको यूज़ करके हमें फ़ायदा होता है इकोनॉमिकली। कल्चरली एक्सेप्टेबल यानी हमारा कल्चर जो है वो उनको यूज़ करने की परमिशन देता है, एक्सेप्ट करता है उनको। ऐसी चीज़ों को क्या कहा जाता है? रिसोर्स कहा जाता है। आगे इसने क्या कहा है? जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करने के लिए फिजिकल एनवायरनमेंट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो नेचर में प्रेजेंट होती हैं, एनवायरनमेंट प्रेजेंट होती हैं। टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी है उन रिसोर्सेज को यूज़ करने की, तभी हम उनको यूज़ कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। इंस्टीट्यूशंस का मतलब कंपनीज या सरकार, ठीक है, उनके ऊपर पैसा लगाती है, उनको प्रोड्यूस करती है और फिर आम जनता को अवेलेबल करवाती है यूज़ के लिए। तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस भी चाहिए जो उनको टैप करें, उन रिसोर्सेज को इस लायक बनाएं कि आम जनता उनको यूज़ कर सके, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस प्राइवेट हो। और सबसे बड़ी बात, ह्यूमन बींग्स खुद भी एक रिसोर्स हैं, ह्यूमन रिसोर्स कहा जाता है, ह्यूमन रिसोर्सेज कहा जाता है ह्यूमन बींग्स को। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रिसोर्स हैं और ह्यूमन बींग्स ही रिसोर्सेज को इंपॉर्टेंट बनाते हैं। कोई भी रिसोर्स तब तक रिसोर्स नहीं कहा जा सकता जब तक वो इंसानों के काम का ना हो, जब तक वो इंसानों की ज़रूरतों को पूरा ना करता हो। आगे इसने देखिए क्या कहा है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इन्वॉल्व्स एन इंटरएक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। ये बात मैं अभी आपको डायग्राम में समझा चुका हूँ। ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशंस टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ह्यूमन बींग्स जो है वो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके और इंस्टीट्यूशंस बना के रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करवाते हैं अपने अपने कंट्री की। डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एज इज अज्यूम्ड बाय मैनी? क्या आपको भी लगता है कि रिसोर्सेज नेचर के फ्री गिफ्ट्स हैं? नहीं, वो नहीं है। रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। असल में ह्यूमन एक्टिविटीज़ ही रिसोर्सेज को इम्पोर्टेंट बनाती है, रिसोर्सेज को यूजफुल बनाती है। ह्यूमन बींग्स देमसेल्व्स आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्सेज। ह्यूमन बींग्स खुद भी एक तरह का रिसोर्स हैं। दे ट्रांसफॉर्म मटीरियल अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इनटू रिसोर्सेज। ह्यूमन बींग्स ही अपनी नॉलेज की हेल्प से एनवायरनमेंट में प्रेजेंट रिसोर्सेज को यूज़ के लायक बनाते हैं और उनको यूज़ भी करते हैं। रिसोर्सेज को क्लासीफाई किया जा सकता है, बांटा जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है कई बेसिस पे। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेसिस पे, मतलब वो पाए कहाँ जाते हैं, मिलते कहाँ हैं, बनते कहाँ हैं। इस बेसिस पे रिसोर्सेज दो तरह की हैं, बायोटिक और अबायोटिक। एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब होता है ख़त्म हो सकते हैं या नहीं, ठीक है। इस बेसिस पे रिसोर्सेज को दो टाइप्स में बांटा गया है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। ओनरशिप यानी उनका मालिक कौन है, इस हिसाब से रिसोर्सेज जो होते हैं वो चार तरह के होते हैं, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट मतलब हमारी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम उनको यूज़ कर सकते हैं या नहीं, इस बेसिस पे रिसोर्सेज को आगे डिवाइड किया गया है। पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक और रिजर्व्स में उनको डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा रखा है, देखिए रिसोर्सेज दो तरह के होते हैं, नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं वो आगे दो टाइप्स के होते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल।
रिन्यूएबल रिसोर्सेज को आगे क्लासीफाई किया गया कंटिन्यूस यानी जो फ्लो करते रहते हैं जैसे कि विंड और वाटर, और बायोलॉजिकल में आते हैं फॉरेस्ट्स और वाइल्ड लाइफ, जंगली जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो आते हैं। नॉन रिन्यूएबल में आते हैं रिसाइकलेबल रिसोर्सेज जिनको हम प्रोसेस करके दोबारा यूज़ के लायक बना सकते हैं जैसे कि मेटल्स, और नॉन रिसाइकलेबल जिनको एक बार यूज़ किया जा सकता है दोबारा रिसाइकल करके भी यूज़ नहीं किया जा सकता जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोल वगैरह जो हम यूज़ करते हैं। ह्यूमन बींग्स खुद भी रिसोर्सेज हैं, ठीक है। ह्यूमन बींग्स इंस्टीट्यूशंस और स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करते हैं रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए। क्वांटिटी और क्वालिटी ये भी एक ह्यूमन रिसोर्सेज का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आगे आता है आपका नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। रिसोर्सेज जो होते हैं वो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, इंसानों को जिंदा रहने के लिए बड़े ज़रूरी होते हैं। हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए यानी हमारे लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए, हमारी लाइफ ईजी और कंफर्टेबल रहे, इसके लिए रिसोर्सेज का डेवलपमेंट बड़ा ज़रूरी है। इट वॉज बिलीव्ड दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, एज अ रिजल्ट ह्यूमन बींग्स यूज्ड देम इनडिस्क्रिमिनेटली एंड दिस हैज़ लेड टू फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स। शुरू में ये समझा जाता था कि रिसोर्सेज जो है वो नेचर के फ्री गिफ्ट्स हैं, नेचर इनको अवेलेबल ही इसलिए करवाता है ताकि हम इनको यूज़ कर सकें। तो इस थिंकिंग की वजह से ह्यूमन बींग्स ने रिसोर्सेज का शोषण किया, यूज़ नहीं किया, एक्सप्लॉइटेशन किया, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आज खड़ी हो गई हैं। पहली प्रॉब्लम है डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। कुछ इंसान ऐसे हैं जो अपने लालच को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज को ख़त्म करते जा रहे हैं। Accumulation of resources in few hands which in turn divides the society into two segments, haves and have-nots or rich and poor. रिसोर्सेज की जो पहुंच है वो कुछ एक अमीर लोगों तक ही है, ठीक है। इस वजह से अमीरों और गरीबों में जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। जो हमारा कंट्री है वो दो तबकों में, दो सेगमेंट्स में डिवाइड हो गया है, गरीब और अमीर। अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब जो है उनकी सिचुएशन सुधर नहीं रही है। Indiscriminate exploitation of resources has led to global ecological crises such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution and land degradation. Resources का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, इस वजह से ग्लोबल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे कई प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई हैं, कई एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई हैं। जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग का नाम आपने सुना होगा, अर्थ का टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है। ओजोन लेयर जो प्रोटेक्टिव लेयर है, जो हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से हमें बचाती है, वो ओजोन लेयर कम होती जा रही है। पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, लैंड डिग्रेड हो रही है, यानी लैंड जो है उसकी क्वालिटी भी लगातार खराब होती जा रही है। एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ बिकम एसेंशियल फॉर अ सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस। रिसोर्सेज को इक्वली डिवाइड करना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पूरी पॉपुलेशन में, ये बड़ा ज़रूरी हो गया है अगर हम अपनी लाइफ को अच्छा बनाए रखना चाहते हैं और पूरे वर्ल्ड में शांति बनाए रखना चाहते हैं। क्योंकि अगर रिसोर्सेज इसी तरीके से अनइक्वली डिवाइड होते रहे तो जो गरीब हैं वो जल्दी ही स्ट्राइक्स करना शुरू कर देंगे, वो जल्दी ही जो है सरकार से ऊब जाएंगे, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर देंगे। If the present trend of resource depletion by few individuals and countries continues, the future of our planet is in danger. अगर जो इस वक्त हो रहा है, इस वक्त क्या हो रहा है, कुछ अमीर कंपनीज और कुछ अमीर कंट्रीज़ ही रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा इंडिस्क्रिमिनेटली यूज़ करी जा रही हैं। अगर ऐसा होता रहा तो हमारा प्लेनेट का जो भविष्य है वो खतरे में पड़ जाएगा। Therefore, resource planning is essential for सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। इसलिए रिसोर्सेज को प्लान करके यूज़ करना, रिसोर्स प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है? सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशंस। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये एनवायरनमेंट के स्टडीज़ में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि डेवलपमेंट हो लेकिन एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए बिना। और आप डेवलपमेंट करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि आप फ्यूचर जनरेशन्स की नीड्स के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करें। यानी अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो उनको आप देखभाल के
जुडिशियसली यूज़ कीजिए। अगर आप उनका ओवर यूज़ करेंगे तो आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स को वो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, और जो डेवलपमेंट आपने आज तक की है वो किसी काम नहीं आ पाएगी आपके फ्यूचर जनरेशन्स के। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आप एनवायरनमेंट का ख्याल रखने के साथ साथ आने वाली जनरेशन्स का भी ख्याल रखते हुए डेवलपमेंट की ओर बढ़ेंगे। आगे आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के केस में एक इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई थी वर्ल्ड लेवल पे, जिसको कहा जाता है रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट, जो कि 1992 में हुई थी। जून 1992 में 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स मेट इन रियो डी जेनेरियो इन ब्राज़ील। 100 हेड्स ऑफ स्टेट का मतलब कंट्रीज़ के 100 हेड्स का मतलब कुछ कंट्रीज़ में प्रेसिडेंट होते हैं हेड, कुछ कंट्रीज़ में प्राइम मिनिस्टर होते हैं, कुछ कंट्रीज़ में आज भी किंग्स और क्वींस होते हैं। तो जो भी कंट्री का हेड है, 100 कंट्रीज़ के हेड्स ने पार्टिसिपेट किया था रियो डी जेनेरियो नाम की जगह पे, ब्राज़ील में एक मीटिंग हुई थी उसमें, फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। ये जो मीटिंग हुई थी ये पहली इंटरनेशनल अर्थ समिट थी, यानी इस मीटिंग का मेन एजेंडा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन ही था। The summit was convened for addressing urgent problems of environmental protection and socio-economic development at the global level। जो समिट ये जो करी गई थी ये एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए की गई थी। इसका मेन एजेंडा ये था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की रेस में कहीं हम नेचर को बहुत ज़्यादा नुकसान ना पहुंचा दें। द असेंबल्ड लीडर्स साइंड द डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जो लीडर्स 100 कंट्रीज़ के वहाँ पे इकट्ठा हुए थे उन्होंने एक डिक्लेरेशन साइन की अपनी कंट्रीज़ की तरफ से, एक एग्रीमेंट कह सकते हैं उसको, साइन किया, जिसका नाम था ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। द रियो कन्वेंशन एंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स एंड अडॉप्टेड एजेंडा 21 फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द 21st सेंचुरी। जो ये रियो डी जेनेरियो में मीटिंग हुई थी इसने कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाए, एक एजेंडा 21 बनाया, ठीक है। ये सारे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में ही थे, ये ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स भी और एजेंडा 21 भी। एजेंडा 21 यहाँ बताया गया है, ये एक तरह की डिक्लेरेशन थी, एक तरह का एग्रीमेंट कह सकते हैं, जो कि वर्ल्ड लीडर्स ने 1992 में यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट UNCED, ठीक है, में साइन किया था, जो कि रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था 1992 में जून में। समझ में आया आपको? यानी एजेंडा 21 कुछ रूल्स और रेगुलेशंस थे जो कंट्रीज़ के हेड्स ने माने थे कि हम अपनी कंट्रीज़ में कुछ रूल्स और प्रोसीजर्स और कुछ रेगुलेशंस फॉलो करेंगे, जिससे जो क्लाइमेट के ऊपर बुरा असर पड़ रहा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रेस की वजह से, उसको कम करने की कोशिश करेंगे। इट एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका मेन जो मोटिव एजेंडा 21 का वो ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। It is an agenda to combat environmental damage, poverty, disease through global cooperation on common interests, mutual needs and shared responsibilities। एजेंडा 21 में मेन क्या बात है? एनवायरनमेंट के ऊपर होने वाले नुकसान को कम करना, पॉवर्टी को यानी गरीबी को कम करना, डिजीज़ को कम करना, ग्लोबल कोऑपरेशन लाना, यानी सारी कंट्रीज़ एक दूसरे की हेल्प करें, जैसे कि कोविड के टाइम में हुआ था, कंट्रीज़ ने एक दूसरे की हेल्प की थी, ग्लोबल कोऑपरेशन हो, म्यूचुअल नीड्स, एक दूसरे की ज़रूरतों का ख्याल रखें, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ऐसा नहीं है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई उसकी कंट्री में ये गलत हो रहा है तो उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आपस में शेयर करें, क्योंकि एनवायरनमेंट अगर एक कंट्री का पोल्यूट होगा तो उसका इफेक्ट पूरे वर्ल्ड पे आएगा, इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इस मामले में शेयर करना बड़ा ज़रूरी है। One major objective of Agenda 21 is that every local government should draw its own local Agenda 21। एक और मेजर चीज़ जो थी, एक जो बड़ी चीज़ थी एजेंडा 21 में, कि हर गवर्नमेंट को अपना खुद का एक एजेंडा 21 बनाना होगा, ठीक है, जिसमें वो मेन वो पॉइंट्स लिखेगी कि वो क्या क्या करने वाली है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए अपनी कंट्री में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए अपनी कंट्री में। यानी एक तो एजेंडा 21 था जो कि ग्लोबल लेवल पे बनाया था इसने UNCED ने, इसके अलावा इसमें यह भी लिखा गया था कि कंट्री खुद का भी एक एजेंडा 21 बनाए खुद के लिए। आगे आता है रिसोर्स प्लानिंग के बारे में। प्लानिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को प्लान करना बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी मानी जाती है रिसोर्सेज को बचाने के लिए। इट हैज़ इंपॉर्टेंस इन अ कंट्री लाइक इंडिया
इंडिया जैसी कंट्रीज़ में तो रिसोर्स प्लानिंग और ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, विच हैज़ इनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि इंडिया के पास अलग अलग तरह के रिसोर्सेज अच्छी अमाउंट में मौजूद है। देयर आर रीजन्स विच आर रिच इन सर्टन टाइप ऑफ रिसोर्सेज बट आर डेफिशिएंट इन सम अदर। इंडिया में कुछ इलाके ऐसे हैं जिनमें कुछ रिसोर्सेज तो बहुत ज़्यादा हैं, बाकी रिसोर्सेज कम हैं। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं इंडिया में। देयर आर सम रीजन्स विच कैन बी कंसिडर्ड सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड देयर आर सम रीजन्स विच हैव एक्यूट शॉर्टेज ऑफ सम वाइटल रिसोर्सेज। कुछ इलाके ऐसे हैं जो सेल्फ सफिशिएंट हैं, यानी जितनी वहाँ की पॉपुलेशन की ज़रूरतें हैं, लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज उन ज़रूरतों को पूरा कर पाते हैं। लेकिन कुछ जगह इंडिया में ऐसी हैं जहाँ रिसोर्सेज अच्छी अमाउंट में मौजूद नहीं हैं और वहाँ की लोकल पॉपुलेशन को बाहर से रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हम एग्जांपल लें, द स्टेट्स ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश, इनमें मिनरल्स की अमाउंट और कोयला काफ़ी ज़्यादा मिलता है इन स्टेट्स में। अरुणाचल प्रदेश हैज़ अबंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज बट लैक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। अरुणाचल प्रदेश में जो है रिसोर्सेज काफ़ी अच्छे मिलते हैं, वाटर रिसोर्सेज काफ़ी अच्छे मिलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में साफ़ पानी की नदियाँ बहती हैं वहाँ पे। अरुणाचल प्रदेश में वाटर रिसोर्सेज काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी वहाँ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, ठीक है, टेली कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी नहीं है वहाँ पे। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सोलर और विंड एनर्जी, हवाएं तेज़ चलती हैं और धूप काफ़ी तेज़ आती है वहाँ पे, ये काफ़ी तादाद में मौजूद है राजस्थान में। लेकिन वहाँ वाटर रिसोर्सेज यानी पानी की कमी है वहाँ पे। द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज़ रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कंट्री। लद्दाख जो है इंडिया का इलाका, ठीक है, जिसको अब यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया है, लद्दाख जो है वो एक तरीके से बाकी कंट्री से कटा हुआ सा लगता है। इट हैज़ वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज, यहाँ पे कल्चरल हेरिटेज, यहाँ की लोगों का जो कल्चर है वो काफ़ी रिच है। लेकिन यहाँ पे पानी की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और मिनरल्स भी यहाँ पे ज़्यादा नहीं पाए जाते। दिस कॉल्स फॉर बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग एट नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल्स। इतनी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटेड रिसोर्सेज की वजह से, डिस्क्रिमिनेटेड प्रेजेंस ऑफ रिसोर्सेज की वजह से स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, रीजनल लेवल पे रिसोर्सेज को प्लान करके यूज़ करना और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आगे आता है इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग करी कैसे जाती है। रिसोर्स प्लानिंग एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से स्टेप्स हैं? पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री। दिस इन्वॉल्व सर्वेइंग, मैपिंग एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेज। पहले तो क्या किया जाता है, देश के अलग अलग इलाकों में रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करके उनकी इन्वेंट्री यानी कितने रिसोर्स हैं वहाँ पे, ये तैयार किया जाता है। फिर वहाँ पे सर्वे किया जाता है। ऐसा करने के लिए वहाँ पे सर्वे किया जाता है, मैपिंग की जाती है, रिसोर्सेज की क्वांटिटी का अंदाज़ा लगाया जाता है कितने हैं और क्वालिटी कैसी है रिसोर्सेज की। इस सारी चीज़ का पूरा एस्टिमेशन और मेजरमेंट किया जाता है। सेकेंड प्रोसेस में इवॉल्विंग अ प्लानिंग structure endowed with appropriate technology, skill and institutional setup for implementing resource development plans। दूसरे फेज में क्या किया जाता है, एक पूरा प्लानिंग स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है कि वहाँ मौजूद रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल किया जाए, कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा, कौन कौन सी स्किल ज़रूरत होगी, मतलब इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे, ठीक है, या साइंटिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, किसकी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे। इंस्टीट्यूशनल सेटअप का मतलब उन रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए हम किसी कंपनी को आउटसोर्स करें या सरकार का कोई डिपार्टमेंट ये इस काम को करे, ठीक है। तो ये पूरा डेवलपमेंटल प्लान बनाया जाता है रिसोर्सेज को टैप करने के लिए। थर्ड आता है मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। थर्ड आता है कि देश ने जो प्लान बनाए हैं, जो 5 ईयर प्लान्स देश में बनते आए हैं, उनके साथ मैच करना। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने पोल्यूशन को कम करने की ठानी है हमारे डेवलपमेंटल प्लान में, नेशनल डेवलपमेंटल प्लान में, और हम रिसोर्स टैप करके पोल्यूशन को बढ़ा ना दी। तो नेशनल डेवलपमेंटल प्लान के साथ उनको मैच करना पड़ता है। अगर वो मैच करते हैं, ठीक है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं रिसोर्स टैपिंग की तरफ। इंडिया हैज़ मेड कंसर्टेड एफर्ट्स फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग राइट फ्रॉम फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिया ने बहुत अच्छी कोशिशें की हैं प्लान्ड तरीके से रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने के लिए। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमारा आई थिंक 1950-51 के आसपास शुरू हुआ था ये, ठीक है, जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान हुआ था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद, हमारा इंडिपेंडेंस होने के बाद, फर्स्ट 5 ईयर प्लान से ही हम रिसोर्स प्लानिंग की तरफ काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। The availability of resources is a necessary condition for development of any region,
but mere availability of resources in the absence of corresponding changes in technology and institutions may hinder development. इसने यहाँ पे क्या कहा है कि किसी भी इलाके की डेवलपमेंट के लिए वहाँ रिसोर्सेज का अवेलेबल होना तो ज़रूरी है ही, लेकिन इस साथ ही साथ उस रिसोर्स को यूज़ करने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए, जो इंस्टीट्यूशनल सेटअप चाहिए, जो पैसा चाहिए, जो स्किल चाहिए, वो भी अवेलेबल होना ज़रूरी है। सिर्फ रिसोर्सेज प्रेजेंट होने से कुछ नहीं होगा, उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना भी हमें आना चाहिए। ठीक है। देयर आर मैनी रीजन्स इन आर country which are rich in resources but these are included in economically backward regions. हमारे देश में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ रिसोर्सेज काफ़ी अच्छी अमाउंट में प्रेजेंट हैं, लेकिन फिर भी वो बैकवर्ड एरियाज में गिने जाते हैं। ऑन द कंट्री देर आर सम रीजन्स विच हैव अ पुअर रिसोर्स बेस बट दे आर इकोनॉमिकली डेवलप्ड। मतलब दूसरी तरफ कुछ ऐसे इलाके हैं हमारे देश में जहाँ रिसोर्सेज कम अमाउंट में मौजूद हैं, लेकिन फिर भी वो इलाके इकोनॉमिकली डेवलप्ड एरियाज हैं। तो ये यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि सिर्फ रिसोर्सेज प्रेजेंट होने से कुछ नहीं होता, उनका यूज़ करना भी आना चाहिए। उनका यूज़ करने के लिए टेक्नोलॉजी का होना ज़रूरी है, लोगों के अंदर स्किल्स का होना ज़रूरी है। ठीक है। स्किल का मतलब इंजीनियरिंग एफर्ट्स चाहिए तो प्रॉपर इंजीनियर्स चाहिए आपको, साइंटिस्ट की ज़रूरत है तो साइंटिस्ट चाहिए आपको, तो स्किल लेवल भी बड़ा ज़रूरी है। इंस्टीट्यूशंस ज़रूरी हैं। उन रिसोर्सेज को टैप करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? किसी सरकारी डिपार्टमेंट की होगी, किसी कंपनी की होगी, ठीक है, या किसी और जो है कोऑपरेटिव की होगी। ये भी बड़ा ज़रूरी है। ठीक है। आगे आता है द हिस्ट्री ऑफ कोलोनाइजेशन रिवील्स दैट रिच रिसोर्सेज इन कॉलोनीज वर द मेन अट्रैक्शंस फॉर द फॉरेन इन्वेडर्स। ठीक है। जो कोलोनाइजेशन ने देशों को गुलाम बनाया, जैसे कि इंडिया को ब्रिटेन ने गुलाम बनाया, इंग्लैंड ने गुलाम बनाया। तो कोलोनाइजेशन की हिस्ट्री पढ़ते हुए समझ में आता है कि जो रिसोर्स रिच कंट्रीज थी, जिसमें रिसोर्सेज ज़्यादा प्रेजेंट थे, उनको ज़्यादा टारगेट किया गया। इट वॉज प्राइमरीली द हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ कोलोनाइजिंग कंट्रीज दैट हेल्प देम टू एक्सप्लॉइट रिसोर्सेज ऑफ अदर रीजन्स एंड एस्टेब्लिश देयर सुप्रीमेसी ओवर द कॉलोनीज। असल में जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुई थी कोलोनाइजिंग कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में मेनली, उस टेक्नोलॉजी की वजह से ही उन्होंने दूसरे देशों को गुलाम बनाया, फिर वहाँ पाए जाने वाले रिसोर्सेज को अपनी कंट्री की टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इस्तेमाल किया। ठीक है। पहली बात तो उन्होंने उनकी कंट्री, दूसरी कंट्रीज़ के रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया। दूसरी तरफ उन्होंने उन्हीं कंट्रीज़ को, जिनके रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे थे, उन्हीं को अपना गुलाम बनाया, उनको नीचा दिखाया, उनको इन्फीरियर फील कराया, अपने आप को सुप्रीम फील करवाया। Therefore, resources can contribute to development only when they are accompanied by appropriate technological development and institutional changes. इसीलिए रिसोर्सेज का सिर्फ मौजूद होना ही ज़रूरी नहीं है, हमें टेक्नोलॉजिकल नो हाउ भी चाहिए और इंस्टीट्यूशंस भी चाहिए उनको यूज़ करने के लिए। इंडिया हैज़ एक्सपीरियंस्ड ऑल दिस इन डिफरेंट फेजेज ऑफ कॉलोनाइजेशन। इंडिया ने भी ये सब सहा है जो मैंने ऊपर आपको समझाया है। Therefore, in India, development in general and resource development in particular does not only involve the availability of resources, but also technology, quality of human resources, and historical experience of people. इसीलिए इंडिया जब भी रिसोर्स डेवलपमेंट की बात करता है तो सिर्फ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज को ही ध्यान में नहीं रखता, वो इस चीज़ को भी कंसिडर करता है कि क्या हमें ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके पास वो स्किल है कि इन रिसोर्सेज को टैप करवा सके, क्या हमारे पास टेक्नोलॉजी मौजूद है इन रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए, क्या हमारे पास इंस्टीट्यूशन मौजूद है जो इन रिसोर्सेज को टैप करवाने में हमारी हेल्प करेगा। तो इंडिया रिसोर्स को यूज़ करते वक्त, प्लान करते वक्त, रिसोर्स प्लानिंग करते वक्त इन सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखती है। आगे आते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को डिप्लीट होने से बचाना। रिसोर्सेज जो होते हैं वो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, but irrational consumption and overutilization of resources may lead to social, economic and environmental problems. Resources हमारी डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी होते हैं, लेकिन अगर हम उनको बेधड़क इस्तेमाल करेंगे, ओवर यूज़ करेंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे, तो एनवायरनमेंट के साथ सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी होंगी हमें आगे जाके। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम्स रिसोर्स कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल्स इन इम्पोर्टेंट। तो ऐसा ना हो, ये एनवायरमेंटल, सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ना हो, इसीलिए हमें हर लेवल पे, लोकल लेवल पे भी, कंट्री लेवल पे भी और ग्लोबल लेवल पे भी
रिसोर्स प्लानिंग करना बड़ा ज़रूरी है, हमें रिसोर्स कंजर्वेशन की तरफ ध्यान देना बड़ा ज़रूरी है। दिस हैड बीन द मेन कंसर्न ऑफ लीडर्स एंड थिंकर्स इन द पास्ट। पुराने टाइम में जो मेन वर्ल्ड लीडर्स रहे हैं और जो थिंकर्स रहे हैं उन्होंने भी ये चीज़ें कही हैं कि रिसोर्स कंजर्वेशन ज़रूरी है। जैसे कि गांधी जी वॉज वेरी एप्ट इन वॉइसिंग हिज कंसर्न अबाउट रिसोर्स कंजर्वेशन इन दीज वर्ड्स, देयर इज एनफ फॉर एवरीबडीज नीड बट एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। गांधी जी ने इसी बारे में कहा था कि ज़रूरतें पूरी करने के लिए नेचर के पास सब कुछ है, लेकिन लालच एक भी बंदे का पूरा नहीं कर सकता हमारा नेचर। तो गांधी जी का कहने का यही मतलब था कि हमें हमारे रिसोर्सेज को अपने इस्तेमाल के हिसाब से, अपने यूज़ के इस्तेमाल से, अपनी नीड के हिसाब से यूज़ करना चाहिए, ना कि अपने लालच को पूरा करने के लिए। He placed the greedy and selfish individuals and exploitative nature of modern technology as the root cause for resource depletion at the global level. गांधी जी ने कहा था कि जो लालच और मतलबीपन भरा हुआ है हमारे देश के लोगों में, और जो एक्सप्लॉइट करने का नेचर हमने बना लिया है टेक्नोलॉजी की वजह से, ये मेन कारण है कि ग्लोबल लेवल पे जो रिसोर्सेज डिप्लीट होते रह जा रहे हैं उसका। मतलब हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई है, हमारे पास स्किल आ गई है, हमारे पास इंस्टीट्यूशंस आ गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जितना चाहिए उतना रिसोर्स को यूज़ कर लें। नहीं, आप लालची मत बनिए, आप अपनी ज़रूरतों के हिसाब से रिसोर्सेज को यूज़ कीजिए। ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन एंड वॉन्टेड टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन बाय द मासेस। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो मास प्रोडक्शन के खिलाफ थे, वो इस चीज़ के खिलाफ थे कि कोई कंपनी खड़ी की जाए, उसको रिसोर्स दिया जाए और फिर वो उससे सामान बनाए। नहीं, उसका कहना था कि लोग खुद अपने इस्तेमाल के लिए रिसोर्सेज को यूज़ करें और अपने इस्तेमाल लायक सामान ज़्यादातर खुद बनाने की कोशिश करें। ठीक है, एक तरीके से जो है सोशलिज्म वाले आइडियाज़ थे गांधी जी के। आगे आता है इंटरनेशनल लेवल पे। एट द इंटरनेशनल लेवल द क्लब ऑफ रोम एडवोकेटेड रिसोर्स कंजर्वेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ मोर सिस्टमेटिक वे इन 1968। इंटरनेशनल लेवल पे क्लब ऑफ रोम ने रिसोर्स कंजर्वेशन की आवाज़ उठाई थी पहली बार 1968 में, वो भी एक सिस्टमेटिक तरीके से। Subsequently in 1974 Gandhian philosophy was once again presented by Schumacher in his book Small is Beautiful। गांधी जी की जो थिंकिंग थी, जो मैंने ऊपर आपको बताई है, उसी थिंकिंग को 1974 में शुमाकर ने अपनी बुक में स्मॉल इज ब्यूटीफुल में लिखा था, उसी फिलोसफी को, उसी थिंकिंग को। The seminal contribution with respect to resource conservation at the global level was made by Brundtland Commission Report 1987। ये जो एक रिपोर्ट आई थी ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट, इसने भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया था, ठीक है, रिसोर्स कंजर्वेशन की तरफ। दिस रिपोर्ट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट मैंने अभी ऊपर आपको समझाया, वो इसी 1987 की रिपोर्ट में समझाया गया था, बताया गया था। एंड एडवोकेटेड इट एज अ मीन्स फॉर रिसोर्स कंजर्वेशन। और इस बुक में ये भी कहा गया था, इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया था कि रिसोर्स कंजर्वेशन अगर हम करना चाहते हैं तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देना होगा। विच वॉज सब्सिक्वेंटली पब्लिश्ड इन अ बुक एंटाइटल्ड आवर कॉमन फ्यूचर। ये जो रिपोर्ट थी 1987 की ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट, ये आवर कॉमन फ्यूचर नाम की एक बुक में पब्लिश भी की गई थी। Another significant contribution was made at Earth Summit at Rio de Janeiro, Brazil in 1992। ये तो मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ कि एक और रिसोर्स कंजर्वेशन की तरफ एक और बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप वर्ल्ड लेवल पे जो लिया गया था वो था रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992 की। आगे बात करते हैं लैंड रिसोर्सेज की। We live on land, we perform our economic activities on land, we use it in different ways। हम ज़मीन पे रहते हैं, हमारी सारी एक्टिविटीज़ ज़मीन पे ही करते हैं, अलग अलग तरीक़ों से हम ज़मीन का इस्तेमाल करते हैं, खेती करने के लिए, मकान बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए, दुकानें बनाने के लिए, रेलवेज़ बनाने के लिए, इन सारे कामों के लिए हम ज़मीन का ही इस्तेमाल करते हैं। दस लैंड इज़ अ नेचुरल रिसोर्स ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस। इसीलिए लैंड एक ऐसा नेचुरल रिसोर्स है जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स। ये जो लैंड है, यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन यानी पेड़ पौधे उगते हैं, वाइल्ड लाइफ यानी जंगली जानवर यहाँ रहते हैं, ह्यूमन लाइफ ह्यूमंस भी खुद यहाँ रहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जितनी भी हैं, हमारे काम धंधे जो भी हम करते हैं वो यहीं पे करते हैं, ट्रांसपोर्ट, ठीक है, वो इसी के ऊपर हम करते हैं ज़्यादातर, और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, जो कम्युनिकेशन हम करते हैं वो भी, उसमें भी इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है।
However, land is an asset of finite magnitude. Therefore, it is important to use available land for various purposes with careful planning. आगे इसने क्या कहा है, लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि लैंड हमारे पास लिमिटेड अमाउंट में मौजूद है, इसीलिए हमें इस लिमिटेड लैंड का इस्तेमाल देखभाल के करना चाहिए. इंडिया हैज़ लैंड अंडर अ वेराइटी ऑफ रिलीफ फीचर्स. इंडिया के पास रिलीफ अलग अलग रिलीफ फीचर्स हैं. कहीं पे माउंटेन्स हैं, कहीं पे डेजर्ट्स हैं, कहीं पे प्लेट्यूज हैं, कहीं पे प्लेन्स हैं. तो इंडिया में हर जगह एक जैसी ज़मीन नहीं है, एक जैसी रिलीफ नहीं है. जैसे कि इंडिया में माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, प्लेन्स हैं और आइलैंड्स भी हैं. आइलैंड्स का मतलब जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो. अबाउट 43% ऑफ द लैंड एरिया इज़ प्लेन. इंडिया का जितनी भी लैंड इंडिया के अंडर आती है 43% ज़मीन है. विच प्रोवाइड्स फैसिलिटीज़ फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री. जहाँ पे एग्रीकल्चर बड़ा अच्छे से हो सकता है और इंडस्ट्रीज़ बड़ी आसानी से बनाई जा सकती हैं. माउंटेन्स अकाउंट फॉर 30% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कंट्री एंड एंश्योर पेरेनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स. माउंटेन्स जो हैं हमारे देश के 30% हिस्से में पहाड़ हैं, माउंटेन्स हैं, जिनकी वजह से नदियों में पानी बहता रहता है. पेरेनियली 12 महीने पानी बहता है इन माउंटेन्स की वजह से. मतलब माउंटेन्स भी ज़रूरी हैं हमारे लिए. ठीक है. प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल आस्पेक्ट्स. हम टूरिज्म करने के लिए, घूमने के लिए भी पहाड़ों पे जाते हैं. इकोलॉजिकली भी पहाड़ हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं. अबाउट 27% ऑफ द एरिया ऑफ कंट्रीज द प्लेट्यू रीजन. इट पोजेसेस रिच रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट. हमारे देश का जो 27% लैंड का पार्ट है वहाँ पे प्लेट्यूज पाए जाते हैं. टेबल लैंड पाई जाती है, वहाँ पे प्लेट्यूज पाई जाती हैं, ऊंची ज़मीन पाई जाती हैं, जिनमें मिनरल्स काफ़ी अच्छे अमाउंट में मौजूद हैं, जो हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं. आगे बात करते हैं लैंड यूटिलाइजेशन की. लैंड को यूज़ किस किस काम के लिए किया जा रहा है. पहला तो जंगल. बहुत सी लैंड ऐसी है जहाँ जंगल उगे हुए हैं. लैंड जिस पे जंगल नहीं उगे हुए, जिस पे खेती नहीं की जा रही, वो दो तरह की है. बैरन और वेस्ट लैंड, यानी जो बंजर ज़मीन है जहाँ पे खेती की ही नहीं जा सकती. दूसरा, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस. वो ज़मीन जो नॉन एग्रीकल्चरल यूज़ में आ गई है, जैसे कि बिल्डिंग्स बनाई गई है, कॉलोनी बनाई गई है, सोसाइटी बना दी गई है, रोड बना दिए गए हैं, फैक्ट्री बना दी गई है, इंडस्ट्री बना दी गई है. ठीक है. ये भी जो है लैंड का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. आगे आता है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड. ऊपर वाली लैंड के मुकाबले जो बाकी अनकल्टिवेटेड लैंड्स हैं वो कौन कौन सी हैं. पहला तो है परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड. ऐसी ज़मीन जहाँ पे जानवरों को चराया जाता है, चारागाह बने हुए जो जानवरों के. लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रुप्स नॉट इंक्लूडेड इन नेट सोन एरिया. जहाँ पे ट्री क्रॉप्स उगाई गई हैं, जहाँ पे पेड़ उगाए गए हैं जिनको उगने में कई साल लगते हैं, ये नेट सोन एरिया में नहीं आते. नेट सोन एरिया में हम क्या काउंट करते हैं कि हमारे देश में कितने एरिया को कल्टीवेट कर रखा है, कितने एरिया में खेती कर रखी है, उसको नेट सोन एरिया कहा जाता है. कल्चरेबल वेस्ट लैंड. ठीक है. ऐसी वेस्ट लैंड जिसके ऊपर जिसको यूज़ किया जा सकता है, कल्टीवेट किया जा सकता है. ठीक है. लेकिन उसको 5 साल या 5 साल से भी ज़्यादा हो चुका है, लेकिन उसके ऊपर कुछ भी नहीं किया जा रहा. आगे आता है फेलो लैंड्स. फेलो लैंड्स यानी जहाँ पे खेती नहीं की जा रही है, ऐसी जगह. ठीक है. ये ऊपर वाले से थोड़ा अलग कैटेगराइजेशन है. करंट फेलो. करंट फेलो किसको कहा जाता है? जिसके ऊपर खेती किए हुए 1 साल या 1 साल से कम का ही समय हुआ है, यानी वो ज़्यादा टाइम से खाली नहीं छोड़ रखी. ठीक है. कम टाइम से ही खाली छोड़ रखी है. दूसरा है अदर देन करंट फेलो. अदर देन करंट फेलो में कौन सी आती है? ऐसी लैंड जहाँ खेती की जा सकती है लेकिन 1 से ज़्यादा और 5 से कम साल हो गए हैं वहाँ पे खेती किए हुए. अगला आता है नेट सोन एरिया. नेट सोन एरिया में क्या कहा जाता है कि कितने एरिया में क्रॉप्स उगाई गई हैं और काटी गई हैं. ठीक है. एरिया सोन मोर देन वंस. हमारे देश में कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे साल में एक नहीं 2-2, 3-3 फसलें भी उगाई जाती हैं, जैसे हरियाणा और पंजाब में. ठीक है. तो ऐसे एरिया को 2 बार 3 बार काउंट किया जाता है. एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया. आगे क्या कहा है इसने कि जिस एरिया पे 1 से ज़्यादा फसलें उगाई गई हैं उसको नेट सोन एरिया में दोबारा ऐड किया जाता है, क्योंकि उसको साल में एक बार नहीं कई बार जो है यूज़ किया गया था एग्रीकल्चर करने के लिए, फसल उगाने के लिए. तो उसको कहा जाता है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया. नेट सोन एरिया में जहाँ सिर्फ वो एरिया आता है जहाँ पे हमने एग्रीकल्चर करके खेती की है, फसल पाई है जहाँ से. ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया में
नेट सोन एरिया के बाद हम वो एरिया दोबारा ऐड कर देते हैं जहाँ पे हमने एक से ज़्यादा फसलें ली हैं एक साल के अंदर। तो जितनी भी लैंड हमारे इंडिया में मौजूद है उसका या तो इस्तेमाल हम जंगलों के लिए करते हैं, या फिर वो बैरन और वेस्ट लैंड है, खेती की नहीं जा सकती, या फिर हम उसका इस्तेमाल करते हैं नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस में, रोड्स बना दी, बिल्डिंग्स बना दी, ब्रिजेस बना दिए, ठीक है। या फिर अनकल्टिवेटेड जो लैंड है वहाँ पे जानवरों को चराने के लिए उसको यूज़ किया जाता है, या फिर वहाँ पे ट्रीज़ उगा रखे हैं, या फिर वो कल्चरेबल तो है लेकिन उसको 5 साल से ज़्यादा हो चुका है, हम यूज़ ही नहीं कर रहे। फैलो लैंड्स में क्या आती हैं? ऐसी ज़मीनें जो करंट फैलो में कौन सी ज़मीन आती है जिसको खाली छोड़े 1 साल से कम समय हुआ है? अदर देन करंट फैलो में जिसको खाली छोड़े 1 साल से ज़्यादा और 5 साल से कम का समय हुआ है, ठीक है। और नेट सोन एरिया के बारे में भी मैंने आपको अभी बताया। आगे आता है लैंड यूज़ पैटर्न। लैंड यूज़ पैटर्न का क्या मतलब होता है कि कितनी परसेंट लैंड में जंगल उगे हुए हैं, कितनी परसेंट लैंड में हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, कितनी परसेंट लैंड में हम नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस के लिए यूज़ कर रहे हैं, कितनी परसेंट लैंड जो है वो बैरन वेस्ट लैंड है, बंजर ज़मीन है। इसको लैंड यूज़ पैटर्न कहा जाता है किसी भी कंट्री का। द यूज़ ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय बोथ बाय फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सोइल टाइप्स, as well as human factors such as population density, technological capability and culture and tradition etc. किसी भी जगह पे लैंड का इस्तेमाल किसके लिए होगा ये कई फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। फिजिकल फैक्टर जैसे कि वहाँ टोपोग्राफी कैसी है, क्लाइमेट वगैरह कैसा रहता है, वहाँ की ज़मीन कैसी है, वहाँ पे माउंटेन्स हैं या प्लेन्स हैं या डेजर्ट्स हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है। सोइल की टाइप क्या है वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे पॉपुलेशन कितनी रहती है, ठीक है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा रहता है, वहाँ का कल्चर कैसा है लोगों का, इन सारी चीज़ों के ऊपर लैंड यूज़ पैटर्न डिपेंड करता है। ये इंडिया का लैंड यूज़ पैटर्न दिखा रखा है 1960-61 में ये वाला, और ये 2014-15 का लैंड यूज़ पैटर्न इंडिया में दिखा रखा है। अगर देखा जाए तो जो फॉरेस्ट लैंड है इंडिया में 1960-61 के आसपास 18% के आसपास फॉरेस्ट लैंड थी, 14-15 में बढ़ के 23% के आसपास होगी। नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस के लिए जिस ज़मीन का इस्तेमाल किया जा रहा है वो लगभग सेम ही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आया है आज से लेके और 1960 से लेके आज 2014-15 के बीच में, ठीक है। बाकी मेनली देखा जाए तो बैरन जो लैंड है वो जहां उस वक्त 12% थी वो 14-15 में 5.5% के आसपास रह गई। बाकी यहाँ पे दिखा रखा है कौन से कलर में किस तरह की लैंड अवेलेबल है, तो इसको बड़े अच्छे से आप स्टडी कीजिएगा। जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है इंडिया का वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। इतनी ज़मीन इंडिया के अंडर आती है, इतनी ज़मीन 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन हमारा जो लैंड यूज़ डाटा ऊपर दिखाया गया है वो इतने में से सिर्फ 93% का ही है, क्योंकि बाकी का जो लैंड यूज़ है वो हमें पता ही नहीं है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में जो स्टेट्स हैं, असम है, मेघालय है, ठीक है, त्रिपुरा है, मिज़ोरम है, इनको अच्छे से सर्वे नहीं किया गया है, ठीक है। जम्मू कश्मीर के कुछ इलाके ऐसे हैं जो इंडिया के में आते हैं लेकिन उनको पाकिस्तान और चाइना ने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है, गलत तरीके से अपने अंदर मिला रखा है, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि जो लैंड यूज़ पैटर्न हम बनाते हैं कंट्री का उसमें सिर्फ 93% एरिया इंक्लूड कर पाते हैं। कुछ एरिया ऐसा है जो है रग्ड टेरेन होने की वजह से हम वहाँ पे जाके जो सर्वे नहीं कर पाते हैं। कुछ एरिया ऐसा है जो दूसरे कंट्रीज़ ने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है। द लैंड अंडर परमानेंट पास्चर हैज़ ऑल्सो डिक्रीज्ड। अगर हम उस ऊपर वाले पाई चार्ट्स को देखेंगे तो जो चरने वाली ज़मीन है, चारागाह है, वो कम हुई है। हम इतनी बड़ी कैटल पॉपुलेशन को कैसे फीड कर पाएंगे अगर हमारा पास्चर लैंड ही कम होता रहेगा, तो इसके क्या नुकसान होंगे ये हमें डिस्कस करने के लिए इसने कहा है। मोस्ट ऑफ द अदर देन द करंट फैलो लैंड्स आर आइदर ऑफ पुअर क्वालिटी और कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ सच लैंड इज़ वेरी हाई। बाकी जो फैलो लैंड्स है ना, फैलो लैंड्स का मतलब जहाँ पे खेती नहीं की जा रही, वहाँ पे या तो मिट्टी अच्छी नहीं है, खेती होती ही नहीं है, या फिर खेती करने में पैसा इतना लग जाता है जितने की क्रॉप्स नहीं उगती वहाँ पे, यानी इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है वहाँ पे खेती करना। However, these lands are cultivated once or twice in about 2 to 3 years. लेकिन इन ज़मीनों को 2 से 3 साल में एक बार तो कल्टीवेट किया जा सकता है। And if these are included in the net sown area, then the percentage of net sown area in India comes to about 54% of total reporting area. और अगर
इलाके को भी मिला दिया जाए नेट जोन एरिया में, तो इंडिया का 54% जो एरिया है वो किस में आ जाएगा, नेट जोन एरिया में आ जाएगा। यानी इंडिया में कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे हर साल खेती नहीं की जा सकती, 2-3 साल में एक ही बार की जा सकती है। इसको ऊपर वाले पाई चार्ट में एग्रीकल्चरल लैंड में नहीं दिखाया गया है। अगर इसको भी इंक्लूड कर दिया जाए तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा हमारा नेट जोन एरिया। द पैटर्न ऑफ नेट जोन एरिया वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। अलग अलग स्टेट्स में एग्रीकल्चरल लैंड जो है, नेट जोन एरिया जो है वो अलग अलग है। ओवर 80% ऑफ टोटल एरिया इन पंजाब एंड हरियाणा एंड लेस देन 10% इन अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स। जहां हरियाणा पंजाब का 80% से ज़्यादा एरिया खेती वाली ज़मीन है, नेट जोन एरिया में आता है, वहीं अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार आइलैंड्स में 10% से भी कम इलाका नेट जोन एरिया में आता है, एग्रीकल्चरल लैंड में आता है। जो फॉरेस्ट लैंड है इंडिया में, जो कि 33% होनी चाहिए थी, आइडियली 33% होनी चाहिए इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने के लिए, ठीक है, जैसा कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 में बताया गया था, ठीक है। लेकिन ये भी 23% के आसपास है 2014-15 के डाटा के अकॉर्डिंग। The livelihood of millions of people who live in the fringes of these forests depends upon it. जंगल के आसपास रहने वाले लोगों का जो लाइफ है, रोजगार है, वो इन जंगलों के ऊपर ही डिपेंड करता है। A part of the land is termed as wasteland and land put to other non agricultural uses. इस लैंड का कुछ हिस्सा जो है वो वेस्टलैंड कहा जाता है। हमारी जितनी भी ज़मीन हमारे पास है इंडिया में, उसका कुछ हिस्सा तो वेस्टलैंड है और कुछ हिस्सा नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस में हमने यूज़ कर रखा है, जैसे कि बिल्डिंग्स बना रखी हैं, रोड्स बना रखी हैं। वेस्टलैंड में कौन सी लैंड्स आती हैं, जो रोकी हैं, रोकी यानी जहाँ पे पत्थर ज़्यादा हैं, एरिड है, पानी नहीं है जहाँ पे, डेजर्ट एरियाज़ हैं जो, और ऐसी लैंड जो कि नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस में है, जैसे कि सेटलमेंट्स, वहाँ पे लोग रह रहे हैं, रोड्स, रेलवेज, इंडस्ट्रीज़ बना रखी हैं। कंटिन्यूस यूज ऑफ लैंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर्स टू कंजर्व एंड मैनेज इट हैज़ रिजल्टेड इन लैंड डिग्रेडेशन। लैंड का लगातार इस्तेमाल करना, उसका ख्याल ना रखना, उसका ख्याल रखने के लिए कदम ना उठाना, स्टेप्स ना लेना, इसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन होता जा रहा है अब। दिस इन टर्न हैज सीरियस रेपरकशंस ऑन सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट। लैंड डिग्रेडेशन की वजह से हमारी सोसाइटी में और हमारे एनवायरनमेंट पे बड़ा बुरा असर पड़ रहा है। तो अब हमें लैंड को डिग्रेड होने से बचाने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, पार्ट 1 में इतना ही। आगे हम इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे हमारे पार्ट 2 में। जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो आपके लिए अपलोड करें तुरंत नोटिफिकेशन आपके डिवाइस तक पहुंच जाए। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।